साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और ये 109वीं क्लास है और इसमें पढ़ रहे हैं अपन रीति रिवाज पढ़ रहे थे। कल विवाह से संबंधित और बहुत सारे रीति रिवाज आपको बताए थे। आज विवाह से संबंधित कल पढ़ लिए थे, आज मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे। बूढ़िया क्या करें, यानी कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चाहे विवाह में किसी के जाओ न जाओ, लेकिन मौत में जरूर जाना चाहिए, दुख में जरूर शामिल होना चाहिए, चाहे सुख में शामिल हो या न हो। तो आज अपन पढ़ेंगे मृत्यु से संबंधित सारे के सारे ये रिवाज, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कुछ कुप्रथाएं, ठीक है, जो बुरी प्रथाएं हैं। और उन कुप्रथाओं को पढ़ने के बाद में हम उसको याद करेंगे विद ट्रिक, एंड में जो है पूरी की पूरी याद करेंगे। ये जो है सारांश है इस क्लास का। और अब बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। ठीक है साथियों, बिल्कुल भी सीधी बात, नो बकवास वाले सिद्धांत को लेकर चले अपन। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं क्लास पे। मृत्यु से संबंधित जो है रिवाज, अब मृत्यु से संबंधित में बहुत सारे रिवाज आते हैं साथियों, एक एक को पढ़ते हैं। हो सकता है क्षेत्रीय परिवेश का प्रभाव रहता है इस पे भी, ठीक है ना। कई रिवाज किसी समाज किसी जाति में स्पेशली होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन अमूमन देखो, जैसे कि कहीं पे दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, कहीं पे अपने क्या कहते हैं गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, अब कई जो है जंगलों में शव छोड़कर और उसके बाद में बची हुई अस्थियों को आंशिक समाधान इस तरह से भी किया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो अंतिम संस्कार अब वर्तमान में प्रचलन में है, वो एक तो जलाया जाता है दाह संस्कार, और एक दफनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें। अब देखिए अंत्येष्टि, 16 संस्कार में अंतिम कौन सा पड़ा था? अंत्येष्टि पड़ा था। अंत्येष्टि पड़ा था ना। अंत्येष्टि का मतलब होता है क्रियाकर्म। ठीक है, अब क्रियाक्रम कई जना बातचीत में यूं आम बातचीत में भी कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम बोल दिया करे और अर्थ अनर्थ हो जाए। मतलब एक एक शब्द की अपनी क्या होती है, मतलब एक पूरा वो लेकर चलता है। एक शब्द भी इधर उधर हुआ, कार्यक्रम और क्रियाक्रम रात दिन का अंतर है। ठीक है, क्रियाक्रम किसी की मृत्यु के पीछे किया जाता है, ठीक है, कार्यक्रम तो आम कभी भी कर सकते हैं कोई भी। तो ये होता है साथियों अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार इसे कहा भी इसीलिए है क्योंकि ये 16 संस्कारों के अंदर अंतिम संस्कार है, इसलिए इसको अंतिम संस्कार। इसके बाद में क्या संस्कार करेंगे बताओ? जब आदमी चला गया इसके बाद में संस्कार होगा क्या? तो ये अंतिम संस्कार होता है। अब देखो अंतिम संस्कार, इसमें अंतिम यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, अब अंतिम यात्रा जो निकाली जाती है वह सब जो भी होता है सब होती है। आत्मा तो निकल जाती है, उसके बाद में सब ही बोलते हैं। तो उसके बाद में नीला धुला कर और जो भी क्रियाक्रम होते हैं उनको अपना कर और उसके बाद में शव यात्रा निकाली जाती है। तो जब शव को लिटा कर निकाला जाता है, जब शव को देखो, ये तो अपन बात करेंगे अभी बैकुंठ की। ठीक है, जब शव को लिटा कर इसी तरीके से ये जो निकाला जाता है उसे तो अपने क्या शव यात्रा, ये अर्थ ही बोलते हैं इसको। और जब पालकी में बिठाकर, जैसे कोई संत महात्मा हो गए, या मैंने देखा है अक्सर गोस्वामी समाज के अंदर और ऐसे, इनमें क्या होता है, या फिर किसी की बहुत ज्यादा उम्र हो गई, ठीक है, पूरी उम्र करके गए, तो उन लोगों को जो है पालकी में बैठा कर निकाला जाता है शव यात्रा उनकी, और उसे कहा जाता है बैकुंठी। व्यवहार के आधार पर बता रहा हूं, जो आसपास अपने समाज के अंदर देखा है, और व्यवहार के आधार पर व्यवहारिक ज्ञान आपको बता रहा हूं, और यही होती है आपके बैकुंठी। एक तरीके से ये शमशान तक ले जाने के लिए शव यात्रा है, और एक तरह से अर्थ ही कह सकते हो आप, लेकिन अर्थ ही स्पेशली आप ये जो देख रहे हो मैंने चित्र बनाया है ये होती है। ठीक है ना। अब जैसे अब सिटी में लोगों के पास में इसके लिए भी टाइम नहीं है, बड़ी सिटी में, गांवों में बहुत प्रेम है अभी भी, छोटे टाउन जैसे हमारा सोमेरपुर, इसमें भी अभी बहुत प्रेम है। ठीक है ना, लेकिन सिटी में लोगों के पास इतना ही टाइम नहीं होता, गाड़ी में ले जा देते हैं, और लकड़ियां नहीं होती जलाने के लिए तो फिर इलेक्ट्रिक मशीन में जला देते हैं। इतना अत्याधुनिकीकरण भी काम का नहीं है लोगों के पास में। थोड़ा अपनों के लिए और अपनों जो भी अपने होते हैं उनके लिए समय होना चाहिए, खास तौर पर जब मृत्यु का समय हो तब तो जरूरी हो। ठीक है, तो अर्थी के स्थान पर पालकी जो काम में ली जाती है उसे कहा जाता है बैकुंठी। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया अलग अलग परिवेश पे और अलग अलग समाज में अलग अलग शब्द हो सकते हैं, तो उसमें वहां पे देखो अलग होता है सब कुछ। ठीक है, बखेर, बखेर का मतलब ही होता है बिखेरना। यदि शब्द पे ही ध्यान दिया जाए तो बिखेरना। जब शव यात्रा जाती है तो जरूरी नहीं है हर शव यात्रा में हो, ठीक है ना, कुछ समाज में होता है कुछ में नहीं होता। जब शव यात्रा जाती है तो उसके अंदर देखो फूली मकाने और कुछ सिक्के डाले जाते हैं और उसको रास्ते में बिखेरा जाता है, उसे कहते हैं बखेर।
ठीक है। और उन सिक्कों का महत्व देखो बताता हूं मैं आपको। उन सिक्कों को जो है शव यात्रा पूरी निकल जाती है, उसके बाद में कोई ना कोई उठाता है, और ज्यादातर वे लोग उठाते हैं जो उठाने के बाद में उसको क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उसको काले धागे में उसको बांध कर और गले में पहनाते हैं। उससे बताया जाता है कि बुरी नजर से बच्चे को बचाया जाता है, ऐसा भी करते हैं। तो ये होता है बखेर, ठीक है ना। बखेर नाम का ये शव यात्रा में सिक्के बिखेरना बखेर कहलाता है। फिर होता है लोपा या लापा, ठीक है। एक पोमा की ट्रिक बताई थी आपको, लोपो पासी गुरु गोविंद देवा की, ठीक है। याद है कि नहीं है, देख लेना वापस। तो लोपो, अब मारवाड़ी में कई जना मतलब कोई फालतू में किने नहीं जानो भाई बटे भी गियो प्रो भाई कोई तो क्या लोपो देवा गियो तो कहीं यू कह दिया करे, ठीक है ना, घणे में कह दिया करे। लोपा या लापा क्या होता है, मुखाग्नि होता है जो ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दी जाती है, ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दी जाने वाली मुखाग्नि होती है, यानी कि अंतिम जो शव यात्रा होती है, शव क्या मतलब चिता होती है, चिता पर जो पुत्र जो अग्नि देता है उसे मुखाग्नि कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे स्थानीय भाषा में लापा या लोपा कह दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो जब ये सब हो गया, अब वहां पे ये रस्म करके आए, और उसके बीच में एक रस्म में आपको यहां से बीच में एक रस्म यहां पे ये बताता हूं पहले, ये होती है आधेटा, ठीक है। आधेटा आगेटा कह देते। आधेटा क्या होती है, जब शव यात्रा कई जो है पुरुष साथी शव यात्रा में किसी न किसी के शरीक हुए होंगे, तो ये देखते हैं कि जब शव यात्रा जाती है तो शमशान आने से पहले एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अर्थी को अंतिम विश्राम करवाया जाता है, ठीक है ना। उस शव को अंतिम विश्राम करवाकर फिर जो शव की जो दिशा होती है उसको घुमाया जाता है, बदल कर घुमाकर फिर ले जाते हैं, उसे कहा जाता है आधेटा संस्कार, ठीक है। यह आधेटा संस्कार होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद में फिर वापस अंतिम संस्कार करके सब, और जो भी स्नान वगैरह करना होता है करके आ जाते हैं। एक बीच में मारवाड़ी में क्या क्या होनवाणी, ठीक है। होनवाणी का मतलब होता है जो भी सोना जो होता है उसको पानी में भिगोकर और उसके छींटे दिया जाता है, मतलब कहा जाता है ऐसे छोत उतारी जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद में जब घर पे आ जाते हैं ये सब करके, उसके 2-3 बाद वार टाला जाता है। वार का यहाँ पे मतलब जो भारी वार होते हैं जैसे मंगलवार रविवार, इनको निकाल कर इनके अलावा जो भी वार पास में सही आ रहा होता है, सोम बुध ऐसा कोई वार आ रहा होता है, उस समय दाढ़ी कातरिये रखे जाते हैं। फोन करते हैं सभी को यहाँ पे, और दाढ़ी कातरिये में यानी कि जो कांधिये शामिल होते हैं। कांधिये किसे कहते हैं, जो कंधा देते हैं अर्थी को, यानी कि जो सब यात्रा में शामिल हुए हैं सारे पुरुष वे कांधिये कहलाते हैं, ठीक है। हमारे समाज में तो क्या सभी समाजों के अंदर सब यात्रा में महिलाएं नहीं जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कांधिये जो होते हैं, सभी कांधिये जो होते हैं उनके लिए दाढ़ी और कातरिये अनिवार्य। कातरिये का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके पीछे उसके परिवार वाले तो मुंडन करवाते हैं, सर मुंडवाते हैं, ठीक है। और बाकी जो समाज के और ऐसे लोग होते हैं वो दाढ़ी करवाते हैं, ठीक है। अब कई जने मान लो कि वहां पे नहीं जाते तो अपने स्तर पे अलग से भी करवा देते हैं, एक सम्मान के तौर पर, मान के तौर पर, ठीक है ना। वैसे वहां जाकर ही करवाई जाती है, वो व्यवस्था करते हैं, जिसके संबंधी गया होता है उनके परिजन व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे ये दाढ़ी और कातरिया संस्कार किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी करवाना और बाल मुंडवाना। अस्थि संचयन, अस्थि संचयन भी 2-3 दिन बाद में यहाँ पे चिता की जो राख होती है, भस्म होती है, वहां पर कुछ अस्थियां जो पीछे बचती है उनको सुबह सुबह इनके परिवार के जो सदस्य होते हैं 2-3 जने जाकर और उसको चुनकर लाते हैं इकट्ठी करके, उसे फूल चुनना भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फूल चुनना भी कहते हैं। और वो फिर बाद में आपको बताओ तो फूल पतराने जाते हैं, यानी कि फूल जो है वो लेकर हरिद्वार या पुष्कर या जहाँ पे अस्थि विसर्जन जिसे कहते हैं फूल पतराना, ठीक है। ये फूल चुनना कहा जाता है इसको। तो इन अस्थियों को एकत्रित करके लेकर आते हैं। इस दरमियान जब अंतिम संस्कार होता है तब एक और संस्कार होता है जिसे बोलते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया यानी कि ये जो खोपड़ी है ना, ये बहुत मजबूत होती है, पूरा शरीर जल जाता है लेकिन ये खोपड़ी मतलब नहीं जलती है, तो उसमें एक अलग से घी रखा जाता है। एक बहुत लंबी लकड़ी होती है, उसके आगे लोटा होता है, उसके अंदर घी डालकर और फिर उसके अंदर स्पेशली खोपड़ी के अंदर लास्ट में जो है घी डाला जाता है ताकि वो भी व्यवस्थित तरीके से वो भी अंतिम संस्कार में शामिल हो। ये कपाल क्रिया होती है जो पुत्र द्वारा की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ये एकत्रित करना, और इसके बाद में फिर हरिद्वार या पुष्कर जाकर इनको इनके हिसाब से करते हैं, और फिर बाद में गंगा प्रसादी वगैरह, ऐसे बहुत सारे। देखो सामाजिक प्राणी हो आप, समाज में यदि इधर उधर गए होंगे
तो मुझसे ज्यादा जानकारी आप रखते होंगे, ये मैं समझता हूं। ठीक है, फिर देखो आधेटा मैंने बता दिया आपको। फिर होता है मौसर। मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। जो मृत्यु के बाद दिया जाए वो मौसर, और जो जीवित रहते ही व्यक्ति दे दे वो होता है जोसर। ठीक है, जोसर यानी जीवित रहते ही दे दिया तो जोसर। ठीक, और ये मौसर जो है वैसे 12वें के दिन होता है। ये जो 12वां होता है, मारवाड़ी में कह दिया करे बारियो। ठीक है, बारियो करबो पीवे एक तो ई टाइम, और 12वें के दिन मतलब सभी जो सगे संबंधी आते हैं इनके मृत्यु के बाद वाली रस्में अदा की जाती है, ये सारी सब 12वें के दिन होती है। ठीक है ना, जिसको जो भी रस्में सभी समाज में अलग अलग होती है, इसमें तो कोई बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है, सभी में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये किया जाता है। ठीक है, पगड़ी रस्म वो भी इस दिन ही होती है, यानी कि सभी के अंदर नहीं होती। ये भी उत्तराधिकारी, यानी कि अब भाई घर का बड़ा जो होगा उसको जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। कुल मिला के उत्तराधिकारी का मतलब वो नहीं है कि राजा बन गया। अब कोई राजा गया ही नहीं तो राजा कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। उत्तराधिकारी का मतलब है भाई इस परिवार का उत्तराधिकारी, यानी कि अब जिम्मेदारियां इसको संभालनी है। जो व्यक्ति चला गया उसके बाद में जिम्मेदारियां इसको संभालनी है, तो ये है आपके उत्तराधिकारी। एक ये आप नया पढ़ोगे ओक। ओक क्या होता है साथियों, जिस त्योहार के दिन, मान लीजिए किसी त्योहार के दिन कोई व्यक्ति चला जाता है, बड़ा त्योहार है, होली, दीपावली, राखी या कोई भी त्योहार के दिन कोई व्यक्ति चला जाता है, तो उसके जो परिजन होते हैं वो उस त्योहार को आजीवन नहीं मनाते हैं, और इसे कहा जाता है ओक। ठीक है, और हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी परंपराएं होगी। कई जगह दफनाया जाता है तो उनकी अलग परंपराएं होगी। तो ये सारे अलग अलग देखो परंपराएं हो सकती है, रस्में हो सकती है, लेकिन जो आम रस्में जो चलती है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है, तो वो आपके ये है जो मृत्यु से संबंधित रस्में थी। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान दूं, और जो भी व्यवस्थित पता होना चाहिए सामाजिक प्राणी होने के नाते भी, वो भी इस रीति रिवाज वाले टॉपिक से अपन को पता चल जाता है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपन कुप्रथाओं की ओर। कुप्रथा क्या है? कु का मतलब ही बुरा होता है। ठीक है ना, कुपुत्र जो भी बनते हैं, तो कु उपसर्ग से बनने वाले, वैसे कु यानी बुराई है, तो बुरी प्रथाएं। ठीक है, कई ऐसी प्रथाएं हैं जो बुरी प्रथाएं थी, उनको अपन पढ़ेंगे। उसमें से क्या पूछा जाता है, ज्यादातर जो राजस्थान में पूछे गए प्रश्न या पूछे जा सकते हैं वो ये पूछते हैं कि इन पर कब रोक लगाई गई, कहां रोक लगाई गई, और किसके प्रयासों से रोक लगाई गई। ठीक है, ये पूछा जाता है। लेकिन अपन ये भी समझते हैं कि ये क्या होती है, इनको भी समझते हैं, एक एक चीज समझते हैं। आइए, सबसे पहले साथियों सबसे पहले तो पेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं बाल विवाह। बाल विवाह कहते ही सबको पता है कि बाल विवाह क्या होता है। लड़की 18 साल से कम, लड़का 21 साल से कम नाबालिग है यानी कि, और यदि उनका विवाह होता है तो वो बाल विवाह के अंदर आता है। सर्वाधिक बाल विवाह आका तीज के दिन किए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अबूझ हवा है कि बुझने रो काम ही कौन है। कई जना तो थाल में पढ़ना दे। थाल में पढ़ना दे मतलब कि कितना छोटे बच्चे होते हैं वो थाली में बिठा कर भी ले जाते हैं और शादी करा देते हैं, गुड्डे गुडिया वाला खेल। तो ये बाल विवाह मतलब आगे जाकर बहुत सारी समस्याओं को खड़ा कर देता है। मान लीजिए 12-13 साल की उम्र में भी किसी का विवाह किया जाए, मतलब बहुत सारे परिपक्व हुए ही नहीं, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, और उनका विवाह कर दिया जाए तो फिर वहां आगे क्या दशा होनी है आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बाल विवाह वही है। और सबसे पहले यदि साथियों रोक की यदि बात करें बाल विवाह पर, तो जोधपुर में वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के प्रयासों से रोक लगाई गई, जो 1885 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास यहाँ किया गया था। जोधपुर के अंदर बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद में मतलब फिर कानून की आवश्यकता महसूस हुई कि भाई कोई कानून होना चाहिए, ऐसे तो भाई कोई भी करेगा। और मैं तो ये कहता हूं आज भी ऐसे ज्ञानी महात्मा है जो बाल विवाह कर लेते हैं। जब भी तो सरकार को कमेटियां गठित करनी पड़ती है, आखा तीज पर स्पेशली निगरानी रखी जाती है, कई सारे दल बनाए जाते हैं कि आपको निगरानी रखनी है कि कई बाल विवाह नहीं हो। तो ऐसे ज्ञानी होने से भी मतलब नहीं है, कम से कम बच्चों को बालिग होने दीजिए, उनकी समझ विकसित होने दीजिए, उन्हें परिपक्व होने दीजिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। उसके बाद में विवाह करना ही है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश की उम्र भी 25 साल मानी गई है। ठीक है, सरकार ने कह दिया आप 21 साल इंतजार कर लीजिए, 21 साल के बाद कर लो। इतनी भी तकड़ के हैं भाई, छोरे ने खुद ने उतावल नहीं हुआ है, खुद माँ बाप ही उतावल कर दिया करे कई बार। ठीक है ना, तो
ये होता है बाल विवाह। ठीक है, अब हरविलास शारदा के प्रयासों से, हरविलास शारदा का संबंध यदि पूछा जाए तो अजमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछ लेते कई बार। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट बनाया गया, और शारदा एक्ट जो था वो बाल विवाह निरोध कानून था। इसके तहत जो है ये कम उम्र के बच्चों की विवाह नहीं कर सकते, इसके तहत उम्र निश्चित की गई। ठीक है ना, अब शारदा एक्ट के तहत 18 और 21 निर्धारित नहीं की गई है। पूछ ले एग्जाम में, ध्यान रखना, शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। उस समय की बात है 1929 की। लेकिन बाद में जो बाल विवाह निरोध कानून बना उसके तहत लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई, जो वर्तमान में भी लागू है। ठीक है ना, तो ये बाल विवाह से संबंधित है, ये कुप्रथा है एक तरह की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डाकन प्रथा की। डाकन रो मतलब क्या है कि जरा छोरा छोटा छोरा डराया करा। ठीक है ना, कि डाकन आ जाई, डाकन खा जाई, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, ये तो हिंदी लिखा है मैंने यहाँ पे शब्द चुड़ैल। ठीक है, और देशी भाषा में समझना यूं कह सको भूतनी। ठीक है ना, और बिल्कुल ही देशी भाषा है डाकन। ठीक है, अब डाकन प्रथा क्या है? डाकन प्रथा में ये होता है साथियों, ज्यादातर वैसे ये वहां प्रचलन में रहती है जहां पे लोगों को शिक्षा की कमी होती है। कुप्रथाएं वही होती है जहां शिक्षा की कमी होती है। तो जहां शिक्षा की कमी होगी, अंधविश्वास ज्यादा होगा। ठीक है ना, कई जने सांप के काटने पर झाड़े फूंक में पड़ते हैं, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, जबकि सांप को काटने पर अस्पताल जाना चाहिए। और खास बात पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि पता लगा सको तो सांप कौन सा था, फोटो खींच सको, फोटो नहीं तो फिर किसी तरीके से, ताकि उसके विष का सही तरीके से उपचार किया जा सके पहचान के आधार पर। कई तो विषैले होते, कई विषैले नहीं होते, कई तो डर से मर जाते हैं, विषैले नहीं होते। तो अरे सांप काट गयो, देख के डर जाके सांप ने काट लिया। ठीक है ना, तो ये है अंधविश्वास एक तो जहां होता है। डाकन प्रथा में क्या होता है कि कोई भी ऐसी कोई स्त्री होती है जिस पर डाकन का आरोप यानी कि भूतनी होने का आरोप लगाकर उसके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, कई बार उसको निर्वस्त्र कर चौराहों पर मारा जाता है। और इसमें न सिर्फ एक या दो या तीन व्यक्ति शामिल नहीं होते, बल्कि कई बार पूरा गांव शामिल होता है। और ऐसी निकृष्ट कुप्रथा के कारण उस औरत को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये थी बहुत बुरी प्रथा, डाकन प्रथा। ठीक है, तो इसमें कई महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है इस डाकन प्रथा के नाम पर। ठीक है, और ये आदिवासी समाज में उस समय ज्यादा व्याप्त थी, आजकल ये देखने को कम मिलती है, लेकिन कहीं पे जहां पे शिक्षा का अभाव है वहां आज भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कानूनन अपराध है। ठीक है ना, अब देखो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई वो जेसी ब्रुक और मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह द्वारा, जेसी ब्रुक के प्रयासों से, स्वरूप सिंह और इन दोनों के प्रयासों से रोक लगाई गई। 1853 में यह पूछा जाता है, खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर, खैरवाड़ा उदयपुर में रोक लगाई गई। अब मैं बताऊं कि जना छोरा कह रहे कि सर आरबीएससी में ये देखा, एनसीईआरटी में ये देखा। ठीक है ना, अब देखो कई बार आरबीएससी के अंदर भी ऐसा नहीं है वहां गलतियां नहीं होती, वहां भी गलतियां आती है, अपन को ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब वहां पे 10वीं की पुस्तक के अंदर इसमें जवान सिंह दे रखा था। ठीक है ना, अब जवान सिंह दे रखा जो सही नहीं, सही तो है स्वरूप सिंह। ठीक है ना, तो ऐसी ही मतलब और बहुत सारी गलतियां मिल जाती है। तो हमें क्या करना होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको वो नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी है, राजस्थान जीके तैयार करना है तो आपको उसको आधार बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमेशा कहा है मैंने कि आरबीएससी और एनसीईआरटी आपको आधार बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और जल्दी एक वीडियो आपको बनाकर बता देंगे कि इसमें क्या अंतर है और आपको कौन सी पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह और जेसी ब्रुक, यह आदिवासी समाज में ज्यादा प्रचलन में रही है। ये थी आपके डाकन प्रथा। ठीक है, 1853 याद रखना। अभी मैं याद करवाऊंगा आपको, चिंता न करें। ठीक है, अभी याद करवाएंगे आपको, क्लास के अंत में ट्रिक से याद करवाऊंगा। इसके बाद में अपन आते हैं सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, विवाहित जो स्त्री होती थी, पुरुष की मृत्यु किसी कारण से, किसी भी कारण से हो गई, तो विवाहित जो स्त्री होती थी उसे जबरन जबरदस्ती उसकी चिता के साथ में जिंदा जला दिया जाता था समाज के द्वारा। ठीक है ना, ढोल नगाड़ा बजा के मतलब बिल्कुल किसी व्यक्ति को जिंदा जलाना। अपना यदि माचिस, दीपक जलाते समय माचिस की आग लगती लगती लकड़ी पहुंच जाती है और थोड़ा सी हाथ जलाया आपने, मतलब पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। किसी को मतलब पूरा जिंदा जलाना
कितना पीड़ादायक और कितना घोर मतलब उसके साथ में अन्याय है, ये आप समझ सकते हो। तो ये सती प्रथा के अंदर ही आता था। कई बार ऐसा होता था कि पति की मृत्यु कहीं और हो गई और उसे वहीं अंतिम संस्कार कर दिया और पीछे पता चला कि उसकी पत्नी गांव में है और उसको उसकी पति की कोई निशानी के साथ में भी जला दिया जाता था कि भाई आपको तो सती होना ही पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी भी कई कई स्त्रियों को पुत्र के पीछे सती कर दिया जाता था, जैसे मां सती कहते थे। बहुत सारे सती प्रथा के भी नाम बहुत सारे, अनुमरण, सहगमन, बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पे साथियों ध्यान रखना है आपको कि पति की मृत्यु के बाद में चिता के साथ स्त्री का भी मृत्यु को वरण करना। अनुमरण क्या है? पति की निशानी के साथ में सती होना। जो मैंने बताया कहीं और जगह पर पति की मृत्यु हो गई और उसकी निशानी के साथ में यहाँ पे कर दिया उसे सती, तो वहां पे अनुमरण कहलाएगा। ठीक है। भारत में सबसे प्रथम उल्लेख सती प्रथा का यदि मिलता है साथियों तो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख के अंदर मिलता है और सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला 510 और एरन अभिलेख, ये ध्यान रख लेना, सबसे पहला एरन अभिलेख के अंदर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सबसे पहला ही पहला। ठीक है। सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने का जो काम किया वो राजा राममोहन राय ने किया और राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर इस पर एक कानून बनाया और विलियम बेंटिक ने इस पर पूर्णतया रोक लगा दी। नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत, ये पूछा था रीट के अंदर, नियम 17 के तहत। ठीक है। ये देखो 10, 15, 16 और 17 रोमन में पूछा गया था क्योंकि ऐसे ही लिखा गया। सही है ना? 10, 15, 16, 17 की ध्यान भाई, मंद बुद्धियों गलत भी लिख सकूं। ठीक है ना? तो थे देख लिया करो। तो ये है नियम 17 के तहत। अब हालांकि इस पर रोक लगाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए। सल्तनत काल में एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल काल के अंदर अकबर ने किया प्रयास और उसके बाद में राजा राममोहन राय ने किया पुनर्जागरण काल में। इनके भाई की जो पत्नी थी उन्हें सती किया गया जबरदस्ती, देखकर विचलित हो गए और उसके बाद में इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और जब तक इस पर रोक नहीं लगी तब तक दम नहीं लिया। ठीक है ना? तो ये है आपके सती प्रथा। राजस्थान की अंतिम ज्ञात सती, अंतिम ज्ञात सती वैसे देखो और कहीं हुई होगी पता नहीं, लेकिन अंतिम ज्ञात सती जो है वो दिवराला की रूप कंवर है, दिवराला सीकर के अंदर। और 1987 में इनके सती होने का अंतिम जो है प्रमाण मिला था। उसके बाद में अंतिम किसी के सती होने का प्रमाण मिला नहीं। और सती माता का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर, बताया था आपको। ठीक है। तंदन दास हिसार के नवाबों से लड़ते हुए मारे गए और वो सब। चलिए इसके बाद में अपन लेते हैं दास प्रथा। दास प्रथा पर यदि साथियों देखा जाए 1562 के अंदर अकबर ने रोक लगाई थी सर्वप्रथम। ठीक है। लेकिन अपन राजस्थान की बात करते हैं 1832 में कोटा और उसके बाद में बूंदी के अंदर दास प्रथा पर रोक लगाई गई। और यदि अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो अखिल भारतीय स्तर पर विलियम बेंटिक द्वारा इस पर रोक लगाई गई दास प्रथा। दास प्रथा में स्पेशली एक तो सन याद रख लेना और एक कोटा बूंदी याद रखना। ठीक है। फिर आते हैं कन्यावध। कन्यावध क्या होता है? लोगों की पंगु मानसिकता के कारण ये कुप्रथा है। कन्यावध यानी कि कन्या का जन्म होने पर उसको मार देना। ऐसे माँ बाप भी क्या, माँ बाप जो अपनी बेटी को ही मारने पर तुले, वो क्या माँ बाप है? तो कन्यावध में क्या है कि पुत्री को, बेटी के जन्म, बेटे के मोह के चक्कर में पुत्री के जन्म होने पर उसे मार देना कन्यावध के अंदर आता है। ठीक। इस पर रोक जो लगाई गई साथियों 1833 के अंदर बूंदी में रोक लगाई गई। उसके बाद में 1834 में कोटा के अंदर रोक लगाई गई और ये विल्किंसन के प्रयासों से रोक लगाई गई। ठीक है। फिर पढ़ते हैं अपन समाधि प्रथा। समाधि प्रथा साथियों 1844 में लॉर्ड लुडलो के प्रयासों से, एजेंट लुडलो के प्रयासों से जयपुर के अंदर इस पर रोक लगी। समाधि प्रथा में क्या होता था कि कोई संत महात्मा, बहुत बड़े कोई संत महात्मा जो होते थे उनके द्वारा अपनी समाधि खुदवाकर यानी कि खड्डा खुदवाकर और तपस्या में लीन होकर वहां पे मृत्यु का वरण कर लिया जाता था। इसे कहा जाता था समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा का 1844 के अंदर एजेंट लुल्लो के प्रयासों से इस पर रोक लगाई गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड। अंतिम स्लाइड में साथियों आपके 1841 के अंदर त्याग प्रथा, ध्यान रखना। त्याग प्रथा क्या होता था कि शादी ब्याह वगैरह ऐसे फंक्शन पर पहले जो चारण भाट वगैरह ऐसे होते थे उस समय, यह प्रचलन में नहीं है अब। ठीक है ना? उस समय की बताते हैं
कि उस समय जबरन जो है उनसे धन लिया जाता था, राजा महाराजा वगैरह उनसे। अब किसी की हैसियत होती, किसी की नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता, तो मतलब लोक लिहाज से भी उनको देना पड़ता था, चाहे अपने आप को गिरवी रख के देना पड़े। तो ये भी एक कुप्रथा के अंदर आता था जिसे त्याग प्रथा कहा गया। और इस त्याग प्रथा पर साथियों 1841 में जोधपुर में रोक लगाई गई सबसे पहले। ठीक है, एक आती है आपकी सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा क्या है? वैसे देखा जाए सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये होती है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में यह होता है कि एक व्यक्ति बंधुआ मजदूर बन गया, सागड़ी बन गया, तो फिर अनुवांशिक उनको बंधुआ मजदूरी करनी ही है। जिस भी व्यक्ति का वो सागड़ी बने हैं उनको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि पूरे अनुवांशिक मिलता कुछ भी नहीं, सिर्फ खाने पीने को देते थे और उनसे मजदूरी करवाई जाती। ये थी सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। और इस पर 1961 के अंदर जयपुर के अंदर रोक लगाई गई। फिर आती है एक बेगार प्रथा। अच्छा, बेगर लिख दिया है मैंने, ये बेगार है। बेगार ये है कि मतलब श्रम करवाया जाता था एक तरह से। बेगार क्या है कि कर के रूप में श्रम करवाया जाता था, बेगार ये है। ठीक है ना, जब पैसों के बदले में उनको मतलब पैसे नहीं देते थे, उस श्रम का पैसे नहीं देते थे और उनसे जबरन श्रम करवाया जाता था, ये बेगार होती थी। ठीक है, मान लीजिए किसी को कर्जा दिया और वो नहीं चुका पाया तो उसको फिर वहां पे बेगार करनी पड़ेगी, यानी कि जबरदस्ती की मजदूरी करनी पड़ेगी, ये होती है बेगार प्रथा। इस पर भी 1976 के अंदर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सन आपको याद रखना है। अब ये जो साइड में साथियों लिख रखे हैं ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो होता है फेवरेट, एक होता है हॉट फेवरेट, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट अपन ने पूरी क्लास में पढ़े हैं और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या है ये अब मैं आपको याद करवाऊंगा। इसमें से सन पूछे जाते हैं, स्थान पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब यदि ध्यान दोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, सबसे पहले ही पहले अपन लेते हैं सती प्रथा, 1822 बूंदी। ठीक है, एक 22 साल की युवती राजपूती कल्चर में क्या करे, बाईजी। ठीक है, 22 वर्ष की बाईजी 1822 में बूंदी खाकर सती हो गई। ठीक है, 22 वर्ष की बाईजी 1822 में बूंदी खाकर, 22 वर्ष की बाईजी 22 में बूंदी खाकर सती होगी, 22 वर्ष की बाईजी 22 में बूंदी खाकर सती होगी। ठीक है ना, यानी 22 वर्ष की बाईजी एक महिला जो 22 वर्ष की उम्र में बूंदी खाकर सती हो गई, यह है सती प्रथा पर रोक। याद रहेगा, 100% याद रहेगा। ठीक है, कन्यावध। अब देखो कन्यावध यदि ऐसे लिखते हैं, अगर बीच में यदि मैं क ना लगाऊं ऐसे, ठीक है ना, यदि ये क है, ठीक है, इस क के अंदर ही आपको एक अक्षर गणित का छुपा हुआ मिलेगा जो है 3। क के अंदर ही एक अक्षर छुपा हुआ मिलेगा जो है 3 और यहां पे आपको 2 बार लिखना है 3। ठीक है, तो कन्यावध जो है साथियों, कन्यावध जो है 1833 में बूंदी में इस पर रोक लगी है और 1834 में कोटा के अंदर रोक लगी है कन्यावध के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आपको सन याद रखना है और उसके बाद में आपको याद रखना है कि कब रोक लगी, कब रोक लगी 1822 में, कब रोक लगी, आया कुछ समझ में, कब रोक लगी, क ब और 3 आपको बता दिया, यानी कि ये भी आपको याद हो गया। सन भी याद हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, सन भी याद करवाया जा रहा है। ठीक है, डाकन प्रथा। अब डाकन प्रथा में हमदाद पूरी दी है। डाकन रो मतलब के वे भूत। ठीक है, भूतनी। अब भूतनी कद देख लिया 53 कांप से क्या करे, 53 ही कांप गया। 53 बोलते हैं वैसे, ये रोंगटे जो होते हैं ना, रूंगता, ठीक है, इसको बोलते 53 53 कांप पे। तो 53 53 53 53 डाकन को देखकर 53 कांप गए, डाकन को देखकर 53 कांप गए। और डाकन को देखकर 53 कद कांपे, दिन में कांपे कि रात में कांपे, फिर रात को, ये रात को देखो भूत चुड़ैल वगैरह ये तो रात को ही दिखते हैं, दिन में तो कौन दिखते हैं, कोई नहीं दिखते। तो डाकन को देखकर 53 कांप गए। सूर्य उदय की प्रार्थना करने लगे अपन, क्या उदय कब होगा अब, यानी कि सूर्य उदय कब होगा। तो ये खेरवाड़ा कहाँ है, खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर। सूर्य उदय कब होगा, डाकन को देखकर 53 कांप गए। अब तो इंतजार सिर्फ सूर्योदय का ही है कि सूर्योदय कब होगा, बाबूजी ओ बचा दो,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। कई जना थोड़ो डर लागे, कई जना डरपोक घणावे मेरे देख क्यों डारा, और थोड़ो मतलब चालते लारे कांटे में अगर कोई कपड़ो वपड़ो फंसे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे भाई लार मुंड देख तो सही बारी यारी में तो नहीं अटकी उड़ो पैंट कटी। कई जना रात के अंधेरे में कई जनों के यूं, मतलब ये डर जो होता है ना, डर अंदर होता है अपने, ठीक है, बाहर कहीं नहीं है, अंदर डर है, अरे पकड़ लेगा कोई। त्याग प्रथा, त्याग प्रथा में क्या है, एक जोधाबाई है, ठीक, जोधाबाई जो अपन धनी हूं रिय बड़गी मैं तो क्या सब छोड़े जाऊं, सब छोड़कर जाऊं, और एक ताली बजाती है, क्या करती है, एक ताली बजाती है और कहती है कि मैं तो सब छोड़कर जाऊंगी अब। तो कौन थी, जोधाबाई, कौन थी, जोधाबाई, ठीक है, जोधपुर। क्या करती है, झगड़ा होने पर कहती है कि मैं तो सब त्याग कर जाऊंगी, और करती क्या है, एक ताली बजाती है, एक ताली, इकताली 1841, ठीक है, इकताली। ओके, दास प्रथा, दास प्रथा जो है साथियों, एक महानुभाव है जो बैठे, देखो कोटा की कचौरियां बहुत फेमस है, आपको पता हो तो, कोटा की कचौरियां बहुत फेमस है, बैठे बैठे कचौरी खा रहे थे, कचौरी खा रहे, दास देख रहा है, पास में भी कोई उनके काम में करता नौकर होकर, वो बैठा बैठा देख रहा है, आप जो कचौरी खा रहे, गुस्सा आ गई बहुत तगड़ी कि तुम मेरे घुर घुर देख मत, मुक्को मार बत्ती सी तोड़ दूं तेरी, कहीं कहे मुक्को मार तेरी बत्ती सी तोड़ दूं, तुम घुर घुर देख मत, ठीक है। तो दास प्रथा कौन देख रहा था, दास देख रहा था, कहां देख रहा था, कोटा की कचौरी खाते हुए देख रहा था, और मालिक ने क्या कहा कि तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा मैं, तू देख मत, मैं तेरी बत्ती से तोड़ दूं, ठीक है ना। तो दास प्रथा 1832 कोटा के अंदर रोक लगाई गई। साथियों आपको याद हो गए हैं, नहीं हुए एक बार पाची देख लीजिए, ठीक है, इससे बढ़िया तरीका मेरे पास तो न है और न होगा, ठीक है। कोई याद नहीं करावे, थानसन कोई याद करावे आज दिन तक कराया कोई, ठीक है, कई जना और ज्ञान और दे दी, अरे ट्रिक से कोई याद होता है क्या, अरे नहीं तो मत करो, डायरेक्ट ही करो ना, डायरेक्ट भी लिखे उड़ा है, अपने परंपरागत करना, परंपरागत करो भाई, जिसको नवाचार करना नवाचार करेगा, आपा को जबरदस्ती थोड़ी करी है कि नहीं छोरा गुद्दी पकड़न जबरदस्ती करी के, नहीं थाने ट्रिक याद करनी पड़ी, एड तो करा को ना, ठीक है ना, अरे याद हो जिया कर लो, नहीं हो जिया हाँ मैं लिखी उड़ा है, पूरी स्लाइड दी है सब कुछ बताकर, उसको याद करो, वो याद नहीं रहे, कंफ्यूजन, तो उसके बाद में आना अपने ट्रिकास्त्र पर, और ये सारी चीजें आपको वन लाइनर के अंदर मिलने वाली है, बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। हालांकि अंजुम छोरा क्या सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही, पूरे राजस्थान के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, और राजस्थान के विद्यार्थी तो क्या मैं ही सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंतजार मैं ही कर रहा हूं, दिन में 3 बार प्रकाशक को फोन करता हूं, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या भाई जी के छोरा तो इंतजार करे कि नहीं करे थे, खुद की तो इंतजार कर रहे हो, मैं कि यार बच्चों की जो भावनाएं जुड़ी है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, क्या करें, जब बच्चे इसके लिए बैठे हैं, कोई किताबें नहीं ली, मतलब जिसने जो गाइड ले रखी है, राजस्थान में जितनी गाइड आती है, जो गाइड ले रखी है, उन सब को भी ये लेनी पड़ेगी, अच्छी पुस्तक है, इंतजार का फल मीठा होगा, नौरते पूरे होने से पहले पहले आपको मिल जाएगी, चिंता न करें, ठीक है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब बता दूंगा, वापस अपने निकटतम बुक स्टॉल पर मिलेगी, वैसे आप वहां से संपर्क करें, उनसे कहें कि ये किताब मंगा कर देनी है, ठीक, कि कहाँ से आएगी, जयपुर से आएगी, जयपुर में ही प्रकाशक है, डीलर उनके जयपुर ही होते हैं, वहां से आएगी, बता देना मंगा देंगे, वही मंगा देते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन लिंक भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई है अपने क्लास पूरी, और इसके बाद में आपको देनी है पीडीएफ, कोशिश करूंगा कल थोड़ी सी पीडीएफ थोड़ी जल्दी देने की, हालांकि थोड़ा टाइम का सेटिंग मुश्किल हो जाती है, कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।